अब इससे पहले वाला जो क्लास था हम लोगों का, उस क्लास में हम लोग क्या किए थे, देखे थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत है, जिसमें ब्रह्मांड वगैरह के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं पढ़े थे। अब हम लोग यहाँ पर टॉपिक आते हैं। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे विशेष रूप से कि पृथ्वी के अंदर क्या चीज़ें हैं, और पृथ्वी के अंदर क्या चीज़ें हैं इसके बारे में अगर हम लोगों को क्या करना हो, जानना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को क्या करना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि पृथ्वी ये है और हम लोग रहते हैं पृथ्वी के सतह के ऊपर, हम लोग रहते हैं यहाँ पर। तो वैसी स्थिति में हम लोग इसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे? जैसे हम लोग देखेंगे अगर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आकाश में वायुमंडल में जा रहे हैं तो हम लोग एरोप्लेन से, सैटेलाइट के जरिए या यहाँ से देखा जाए तो दूरबीन के जरिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे ग्रहों का अध्ययन करते हैं या आकाश में उपस्थित जो खगोलीय पिंडे होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, उनके मूवमेंट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी तरह से अगर देखेंगे हम लोग जमीन के नीचे के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलेगी, तो मिलेगी कैसे? तो जमीन के नीचे के बारे में अगर जानकारी हमको चाहिए तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि कुछ खास तौर तरीके का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि जमीन के नीचे की हम लोग की पहुंच जो है वो बहुत सीमित है। मानव जो है वो जमीन के नीचे मात्र क्या है, 12 किलोमीटर अधिकतम जा पाया है। अब 12 किलोमीटर अधिकतम जा पाया है, तो वैसी स्थिति में यहाँ के बाद इसके नीचे के बारे में जानकारी नहीं मिलती, फिर भी यहाँ पर जानकारी मिल जाती है, लेकिन इसके नीचे जो है वो हमको जानकारी नहीं मिलती। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अनुमान लगाते हैं, ठीक है, अनुमान लगाते हैं और अनुमान के आधार पर हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी के सतह के नीचे क्या चीजें पाई जाती हैं और वो कैसी पाई जाती हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जिनके आधार पर पता चलता है। जैसे देखेंगे हम लोग क्या होता है कि मानव द्वारा कुछ पैमाना बनाया गया है, जिसके आधार पर हम लोग पृथ्वी के सतह के नीचे जाकर उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। जिसमें हम लोग देखेंगे पहला आता है घनत्व, दूसरा आता है तापमान और तीसरा आता है दबाव। ये तीन चीजें आती हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो कुछ प्राकृतिक कारण भी आते हैं, जैसे भूकंप, तरंगे। इससे भी, इसका अध्ययन करने से भी हमको क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर क्या चीजें हैं इसके बारे में हम लोगों को क्या हो जाता है, जानकारी मिल जाती है। तो पृथ्वी के अंदर क्या चीजें हैं अगर इसके बारे में जानना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इन चारों चीजों का ही क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम लोगों को पता है कि कोई भी चीज होती है तो उसका क्या होता है, अपना घनत्व होता है। तो उसी तरह से पृथ्वी है तो पृथ्वी का भी क्या है, अपना घनत्व है। और घनत्व के बारे में हम जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे पृथ्वी के सतह के नीचे जाते हैं तो वैसे वैसे उसका घनत्व क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के सतह के नीचे जाते हैं उसका घनत्व क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। और इस कारण से जब क्या किया गया, पृथ्वी का जब घनत्व नापा गया तो औसत घनत्व हम लोग को कितना मिला, 5.5 cm³ मिला। पूरे पृथ्वी का अगर देखेंगे तो पूरे पृथ्वी का देखेंगे औसत घनत्व जो मिलता है हम लोग को वो कितना मिलता है, 5.5 cm³ मिलता है, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जब पृथ्वी के ऊपरी भाग का मतलब क्रस्ट का जब घनत्व को नापते हैं हम लोग तो देखते हैं इसका घनत्व जो है वो 2.7 से लेकर 3.3 cm³ के बीच में मिलता है, ठीक है। जब इसके नीचे आते हैं हम लोग मेंटल, ठीक है, और जब यहां पर हम लोग घनत्व नापते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 3.3 से लेकर 4.7 के बीच cm³ के बीच में इसका घनत्व मिलता है। और इसके नीचे जब जा रहे हैं और अधिक गहराई पर जा रहे हैं तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि घनत्व जो होता है वो 11 से लेकर 13 cm³ के बीच इसका घनत्व मिलता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर घनत्व में क्या मिल रहा है, हम लोगों को अंतर मिल रहा है। और घनत्व में अंतर के आधार पर इसको क्या किया गया, देखा गया कि पृथ्वी जो है वो 3 परतों में बटी हुई है। एक कम घनत्व वाला परत, दूसरा उससे अधिक घनत्व वाला परत और तीसरा जो है वो सबसे अधिक घनत्व वाला परत। तो हमको ये पता चल गया कि इससे घनत्व के आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो 3 परतों में बटी हुई है, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर तापमान, ठीक। तो हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि तापमान हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी
पर ऊर्जा का दो सबसे बड़ा स्रोत होता है, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक रूप से सूर्य होता है, ठीक है, जो कि पृथ्वी के बाहर से पृथ्वी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। इसके अलावा अगर देखेंगे हम लोग तो पृथ्वी के अंदर भी क्या होती है, ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है, और वो भी क्या करता है, हीट को लाता है। तो वैसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह से 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इस कारण से जब हम लोग जैसे जैसे गहराई पर जाएंगे तापमान लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो 100 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है, 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है तापमान में। अब क्या होते हैं, जैसे हम लोग और अधिक गहराई पर जाते हैं तो तापमान में और तेजी से वृद्धि होती है। तो इस क्रम में देखा जाए तो मानव क्या करता है, 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक के तापमान के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर पाता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हम लोग क्या है कि जो खान बनाए हैं, खान जो सबसे गहरा खान 12 किलोमीटर गहरा है, ठीक है, खान बनाए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बोरवेल्स है। तो इन सभी चीजों के जरिए क्या होता है कि हम लोग पृथ्वी के अंदर जा पाते हैं। तो एग्जैक्ट जानकारी जो है वो हम लोग यहां तक जान पाते। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जियोथर्मल ग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है, मतलब जमीन के अंदर जो तापमान के लिए जो नापने के लिए ग्राफ होता है, इस ग्राफ का यूज करते हैं। और इस ग्राफ का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर की गहराई के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और जब अंदर की गहराई के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 40 किलोमीटर की लगभग गहराई पर जाने पर, 40 किलोमीटर की लगभग गहराई पर जाने पर तापमान जो होता है वो 500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक। और 43 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर यह तापमान जो होता है ये 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और इसके अलावा देखा जाए 100 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर यह तापमान 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि हम लोग क्या करते हैं और अधिक गहराई पर जाते हैं, ठीक है, और अधिक गहराई पर जाते हैं और 5100 किलोमीटर की अगर गहराई पर जाते हैं तो यहां पर तापमान जो होता है वो 4300 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। और जब क्या करते हैं 5700 डिग्री सेल्सियस के जाते हैं, 5700 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं, अगर 5700 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं या इससे अधिक गहराई पर जाते हैं तो तापमान जो होता है वो 6500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो इस आधार पर हम क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो क्या हुई है कि विभिन्न परतों में बटी हुई है, ठीक है। एक है ऊपरी भाग जिसका तापमान सामान्य पाया जाता है, जिस कारण से तापमान बहुत ज्यादा अधिक नहीं होता, जिस कारण से ये क्या होती है, ठोस होती है, ठीक है। और 43 किलोमीटर के बाद तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो भी ठोस पदार्थ होते हैं वो इस अवस्था में ठोस रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस कारण से ये धीरे धीरे करके क्या होते हैं, अर्ध तरल में परिवर्तित होने लगते हैं, ठीक है। तो इस तापमान के बाद क्या होता है, ये अर्ध तरल के रूप में परिवर्तित हो जाने शुरू कर देते हैं। तो इस कारण से पहला ऊपरी ठोस, दूसरा अर्ध तरल और तीसरा जब हम जाते हैं तो वैसी स्थिति में देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज अर्ध तरल भी नहीं हो सकती, वो क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से तापमान के कारण वो तरल अवस्था में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो 3 परतें हो गई। इसके आधार पर भी पता चल गया हमको कि 3 परतें पाई जा रही है, पहला ठोस, दूसरा अर्ध तरल और तीसरा क्या है, तरल। 3 परतें यहां पर पाई जा रही है, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे हम लोग दबाव क्या होता है कि पृथ्वी है, अब पृथ्वी का अपना भार होता है, जैसे जैसे गहराई पर जाते हैं वैसे वैसे भार बढ़ता जाता है और इसके साथ साथ उसका दबाव भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। इस आधार पर भी हमको क्या होता है, पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी हम लोगों को क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे ये 3 स्रोत हुए हम लोगों का, जिनसे हमको क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन आधुनिक जो वैज्ञानिक है वो क्या करते हैं कि इससे ज्यादा वो क्या करते हैं, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं और भूकंपीय तरंगों के आधार पर वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी को ज्यादा प्राप्त करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का वो ज्यादा प्रयास करते हैं। तो भूकंप अगर देखेंगे, भूकंप क्या होता है, तो भूकंप देखते हैं हम लोग, भूकंप शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है भू और दूसरा है कंप। भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और कंप मतलब क्या होता है, कांपना।
ठीक है। तो पृथ्वी के जब विशाल टुकड़े पर, पृथ्वी के विशाल टुकड़े पर जब क्या होता है, कंपन या फिर क्या होता है, दोलन होता है, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अब भूकंप का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोलॉजी, ठीक है। भूकंप का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है इसको हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के सतह के नीचे से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ इसको हम लोग बोल देते हैं केंद्र, भूकंप का केंद्र, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं फोकस। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, भूकंप का केंद्र या फिर फोकस कहते हैं। अब यहां से जब भूकंप क्या करता है, विभिन्न दिशाओं में जाता है, ठीक। और जब ये विभिन्न दिशाओं में जाता है तो इससे विभिन्न प्रकार की तरंगें निकलती हैं, ठीक है। तो भूकंप से निकलने वाली जो तरंगें होती है, सिस्मिक वेव होती है, वो 3 प्रकार की होती है, पी, एस और एल। 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग भी बोलते हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं, ठीक है। अब या सरफेस वेव भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर पी तरंग हो गया, पी तरंग को प्राथमिक तरंग या लंबवत तरंग के नाम से जानते हैं। पी तरंग जो है वो प्राथमिक तरंग या लंबवत तरंग के नाम से जानते हैं। अब ये तरंग जो होता है वो क्या होता है कि ठोस, तरल और गैस तीनों ही माध्यम से होकर गुजर सकता है। तो वैसी स्थिति में जब भी ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, अपने दिशा में क्या करता है, परिवर्तन करता है, अपने दिशा में परिवर्तन करता है। दूसरा चीज है कि ये सबसे तीव्र गति से चलने वाला तरंग है, ठीक है। इसकी गति जो होती है वो 7 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है। तो अब इसका स्पीड भी अधिक होता है और इसके अलावा देखेंगे ये नुकसान कम करता है, ठीक। तो इसके आते हैं एस तरंग। एस तरंग जो होता है उसको द्वितीयक तरंग बोलते हैं, और ये जो होता है वो गौण तरंग भी बोलते हैं इसको। और इसके साथ साथ ये क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करता है, क्षैतिज रूप से चलता है, ठीक है। और ये केवल इसकी विशेषता ये है कि ये ठोस में ही चल सकता है, तरल में नहीं चल सकता। तो और ये इसकी गति जो होती है वो 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। जबकि देखेंगे एल तरंग जो होता है वो सरफेस तरंग होता है, वो पृथ्वी के सतह के ऊपर चलने वाली तरंग होती है, ठीक है। तो पृथ्वी के सतह पर ही चलता है ये तरंग, और ये तरंग सबसे ज्यादा नुकसान होता है, इस सबसे धीमी गति से चलता है, और इसकी स्पीड जो होती है वो 3 से लेकर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड पाई जाती है। तो अब इसमें क्या होता है कि अब इन तीनों तरंगों का जब अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, तो देख रहे हैं कि ये ऐसा भाग है, एक ऐसा भाग यहां पर देखने को मिल रहा है जहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर एस तरंग हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है, एस तरंग देखने को नहीं मिल रही है, और केवल पी तरंग देखने को मिल रहा है। और पी तरंग भी यहां पर जो देखने को मिल रहा है, तो इसकी स्पीड भी क्या हो रही है, सबसे कम यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। अब इससे पता चल रहा है कि एस तरंग जो है वो क्या है, ठोस में नहीं चलता है, ठोस में नहीं चलता है। तो वैसी स्थिति में ठोस में ही चलता है, तरल में नहीं चलता है। तो वैसी परिस्थिति में अगर देखेंगे तो ये तरल में जब चलता है, ये तरल में नहीं चलता है, तो यहां तो नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ये तरल होगा, क्योंकि एस तरंग यहां से आकर ये अपनी दिशा में क्या कर ले रहा है, परिवर्तन कर ले रहा है, परिवर्तन कर ले रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या है कि तरल है। तो इससे हमको पता चल जा रहा है कि पृथ्वी जो है वो विभिन्न परतों में क्या हुई है, बटी हुई है। और इसमें से देख रहे हैं कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है, वो केंद्रीय भाग हम लोगों को क्या हो रहा है कि तरल के रूप में देखने को मिल रहा है, जिस कारण से यहां पर क्या हो रहा है कि एस तरंग जो हो रही है जाकर वो क्या हो जा रही है, विलुप्त हो जा रही है, गायब हो जा रही है, ठीक है। और पी तरंग जो है वो बहुत धीमी गति से क्या कर रही है, यहां पर चल रही है। तो इससे हम लोग को क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिल जाती है। साथ में यह भी पता चलता है कि पी तरंग यहां पर बार बार अपनी दिशा में परिवर्तन कर रहा है, तो यहां पर जाकर अपने दिशा में परिवर्तन कर रहा है। तो मतलब यहां पर ये क्या कर रहा है, परत को बदल रहा है, एक परत से दूसरे परत, मतलब सघन से विरल में जा रहा है या विरल से सघन में जा रहा है। तब ऐसी स्थिति में वो दिशा में परिवर्तन कर रहा है, तो मतलब यहां पर भी क्या है, परतें पाई जा रही है। तो इसके आधार पर क्या किया गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या किया गया, निर्माण किया गया, और बताया गया कि पृथ्वी जो है वो कई परतों में बटी हुई है। तो ये कुछ स्रोत है जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो और जैसे हम लोग बाकी सब जगहों पर देखेंगे अगर, तो हम लोग पृथ्वी की ऊपर जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान है, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है। और जबकि हम लोगों को अपने इतिहास को समझना है, पृथ्वी के इतिहास को समझना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोगों को क्या करना कि पृथ्वी के अंदर झांकना। तभी पृथ्वी बनी कैसे, वो आगे जाकर रिएक्ट कैसे करेगी, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं,
उन चीजों को जानकर हम लोग अपने भविष्य को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, या अपने भूतकाल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, झांक सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें थी। तो वो सारी चीजें जो है वो हम लोगों को पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी से हम लोगों को क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक, इसके बाद अब देखेंगे, अगर हम लोग देखते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत सारे विद्वानों द्वारा क्या किया गया, अपना अपना सिद्धांत दिया गया। इसमें देखेंगे अगर हम लोग तो आते हैं एडवर्ड स्वेस। अब एडवर्ड स्वेस जो थे उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी पर उपस्थित जो विभिन्न खनिज थे, ठीक है, इन खनिजों का अध्ययन किया और खनिजों का अध्ययन करके क्या किया, पृथ्वी को 3 परतों में बांट दिया। पहला परत सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा नीफे। 3 परतों में बांट दिया, सियाल, सीमा और नीफे। अब इसके आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो इन्होंने क्या किया, खनिजों के आधार पर या रासायनिक तत्वों के आधार पर क्या किया, इन्होंने क्या किया, पृथ्वी को 3 परतों में क्या किया, बांटा। ठीक है, ये जियोलॉजिस्ट थे, तो इस कारण से इन्होंने क्या किया, इसका अंदर में उपस्थित जो भी रासायनिक तत्व थे उन रासायनिक तत्वों के आधार पर इन्होंने क्या किया कि अध्ययन करके पृथ्वी को बांटा। ठीक, तो ये बोलते हैं कि पृथ्वी की सतह, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जो है, इस सतह को ये क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सबसे पहली और जो ऊपरी सतह होती है, जो ठोस होती है पूर्ण रूप से, इसको ये क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। इनका मानना था कि यहां पर 2 खनिजों की अधिकता पाई जाती है, Si प्लस Al। ठीक है, Si मतलब सिलिका और Al मतलब एल्यूमिनियम। तो जो पृथ्वी का ऊपरी सतह है जो कि सियाल और ये सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है, तो इसको इन्होंने क्या कहा था, सियाल कहा। ठीक है, अब सियाल की गहराई जो है ये बोलते हैं 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। इसकी गहराई 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है और इसका औसत घनत्व जो होता है वो 2.9 cm³ पाया जाता है। ठीक है, इसके फिर आते हैं हम लोग सीमा। ठीक, तो सीमा के बारे में अगर देखेंगे तो पृथ्वी की दूसरी एवं क्या है, अर्ध तरल परत होती है। ठीक है, दूसरी एवं अर्ध तरल परत को हम लोग क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। अब सीमा जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक पहला क्या होता है, सिलिका प्लस दूसरा क्या होता है, मैग्नीशियम। ठीक है, Si और Ma, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। और ये सीमा जो है वो अधिकतर क्या होता है, बेसाल्ट की चट्टानों से बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें सबसे अधिक बेसाल्ट की चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। और इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो सियाल में ग्रेनाइट की चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे, अगर इसका घनत्व देखेंगे तो इसका जो गहराई देखेंगे तो वो 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में ये बताते हैं। ठीक है, 2000 किलोमीटर के बीच में ये बताते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो पृथ्वी की तीसरी एवं जो केंद्रीय परत होती है, इस केंद्रीय परत को ये क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं। और नीफे जो है वो पूर्ण रूप से तरल परत है। ठीक है, और इसकी गहराई जो होती है वो 2900 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर, मतलब जो पृथ्वी का केंद्र है यहां से लेकर यहां तक पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है, 6370 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। अब निकेल और ये फेरियम से मिलकर बना हुआ है, Ni और Fe। Ni का मतलब क्या हो रहा है, निकेल, और Fe का मतलब होता है फेरियम, मतलब लोहा। तो दोनों ही भारी खनिज है, इस कारण से इस परत का घनत्व अधिक पाया जाता है। इस परत का घनत्व 11 से लेकर 13 cm³ के मध्य पाया जाता है। इसका भार भी अधिक है और गहराई पे जाने के कारण इसका क्या होता है, तापमान भी बहुत अधिक पाया जाता है। इसलिए यहां पर सभी चीजें जो होती है वो तरल अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आज का यहीं तक रहेगा और इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम दूसरे क्लास में समझाएंगे।